मुझे कोई ये बता दे कि एजेंसीज क्या कर रही थी इतने सालों से अगर अतीक आईएसआई था। आईएसआई अगर था तो 2016 में तो नहीं था। क्या पाकिस्तान से सिर्फ दाऊद चला रहा है सब कुछ? दाऊद की जो थ्रस्ट है, वो दाऊद की थ्रस्ट आप उस टारगेट ऑडियंस को और बढ़ा। उसने गुड्डू बम्बाज से कहा बम फेंकते रहे, इतना धुआं कर देना कि लोगों को पता चल जाए कि अतीक अभी जिंदा है। जिनके पास 90 रुपए भूजा खाने के लिए नहीं थे, वो 9.5 लाख की पिस्टल चला रहे थे। कांग्रेस के सलीम शेरवानी, अशोक वाजपेयी, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने उसको उसके खून से सने कपड़ों को खद्दर बनाया। फिर मैं क्यों ना सवाल उठाऊं कि गुड्डी मुस्लिम कहां है? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं उस हिंदी फिल्म की जिसने बीते कुछ दिनों में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, और न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया है बल्कि विवादों के बॉक्स ऑफिस पर भी तहलका मचा है। फिल्म का नाम है धुरंधर पार्ट 2। धुरंधर पार्ट 1 जब सामने आई थी तब बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारे नैरेटिव बढ़े गए थे, पर धुरंधर 2 ने तो इसको भी मार दिया। और विवाद इस कदर शुरू हुआ है कि अतीक अहमद से लेकर के दाऊद इब्राहिम तक उसमें शामिल हो। और अतीक अहमद के बारे में जानना है, दाऊद इब्राहिम के बारे में जानना है, तो फिर कसारी मसारी के लेखक मनोज आजम त्रिपाठी से बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता है? सिनेमा के बारे में जानना है तो उससे अच्छा व्यक्ति कौन हो सकता है? तो आज हमारे सामने मनोज आजम त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। जब हम बात कर रहे हैं धुरंधर पार्ट 2, आपने पिक्चर देखी है या नहीं? देख ली। पहले दिन देख ली। पार्ट 1 और अब पार्ट 2, क्या अंतर है? किस तरीके से आपको देखते हैं? फिर अगले सवाल पर आता हूं। देखिए, पार्ट 1 जो है वो किसी डाइनिंग पे लगा हुआ स्टार्टर है और पार्ट 2 जो है वो मेन कोर्स है। तो ये मान के चलिए कि पहले पार्ट में विलन की बादशाहत दिखाई गई है और सेकंड पार्ट में हीरो का ग्रेंजर है और उस बादशाहत को कैसे नेस्तो नाबूद करता है वो, ये है पार्ट 2। यही वजह है कि धुरंधर 1 के बाद खुद दर्शक ही धुरंधर 2 का इंतजार कर रहे थे। तो वो जो स्टार्टर, कभी आप खाना शुरू करिए और अगर आपने डिनर करने में थोड़ी लेट कर दी, 9 साढ़े 9 बजा दिया, तो आप स्टार्टर बहुत ज्यादा खा जाते हैं और फिर डिनर की जगह नहीं बचती। इसलिए करीबन 3 महीने का वक्त आपको दिया गया कि जाइए टहल लीजिए, खाना पचा लीजिए। और पचाने के बाद जो आ रहा है वो मेन कोर्स है, और वो मेन कोर्स छोटा मोटा नहीं है, 4 घंटे का मेन कोर्स है। और उस 4 घंटे के मेन कोर्स में जो मजा है, जो तरीका है फिल्म दिखाने का, उसने बहुत सारे एस्पेक्ट्स बदल दिए हैं। मैं एक शब्द में अगर कहूं कि जो स्पाई यूनिवर्स है, हमने चाहे रामानंद सागर की आंखें देखी हो, हमने चाहे एक जमाने में मिथुन चक्रवर्ती बनते थे गन मास्टर G9, ठीक है, वो जासूस होते थे, उनको जेम्स बॉन्ड 007 की तरह बनाया गया था। तो वो जो लुत्फ था, वो जो जेम्स बॉन्ड टाई कोट पहनकर जो लड़ता था, वो जो ग्रेस था, या हिंदी सिनेमा में जब आप आते हैं तो एक था टाइगर, या मान लीजिए पठान जवान आई, जासूसों की जो कहानी, जो स्पाई यूनिवर्स आया है, उस यूनिवर्स की पूरी जमीन बदल दी है। अच्छा, मतलब पहले कैरेक्टर दूसरे तरीके से होगा, हिप हॉप होगा, टिप टॉप होगा, फिर वो मैं वही कह रहा हूं। जैसे आपने गॉडफादर अगर देखी हो, तो गॉडफादर एक एलीट कहानी है, एक बहुत बड़ा गॉडफादर है। जैसे सरकार, हिंदी उदाहरण, सरकार में अमिताभ बच्चन न्याय करते हैं, हालांकि वो गलत काम भी करते हैं, लेकिन ड्रग्स का धंधा नहीं करते। वही गॉडफादर में, गॉडफादर की कहानी का जो हिंदीकरण है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर है, कि एक बाप की हत्या हुई और बेटे ने तय किया कि साम्राज्य खड़ा करेंगे और उसके बाद बदला लेंगे। वो पूरी जमीन बदल दी है, उसका पूरा टेक्सचर बदल दिया है।
उसका पूरा टेस्ट बदल दिया है। अब वो जो जासूस वहां जा रहा है, वो जासूस बस से जा रहा है, वो जासूस किसी जूस की दुकान में काम कर रहा है, वो जासूस धीमे से सबसे बड़े माफिया के जूते में पांव डालता है। ठीक वैसे जैसे अग्निपथ में ऋतिक रोशन जो है रऊफ लाला के जूते में पांव डालता है और रऊफ लाला की ताकत हासिल करने के बाद कांचा चीना को मारता है, क्योंकि जानता है कि अपने बूते वो कांचा चीना को नहीं मार सकता। वो पूरी एक जर्नी है, और उस जर्नी के बाद जिस तरीके से उन दुश्मनों का विनाश किया गया है, जिस तरीके से उनका सत्यानाश किया गया है, ये कहानी स्पाई यूनिवर्स का रीबूट है। यहां से रीबूट होने जा रहा है। अब हम अलग अंदाज की कहानियां देखनी होंगी जब जासूसी की बात होगी। नहीं, पर अब जब अगले सवाल पर ही पहले आता हूं मैं, कसारी मसारी, आपने एक किताब लिखी, उस किताब के माध्यम से दुनिया को बहुत कुछ वो पता चला जो शायद बहुत सारे लोग बहुत करीब से भी जानते होंगे। तो माफिया अतीक अहमद को उस तरीके से या उन घटनाक्रमों के आधार पर नहीं जानते, और उसके बेटे की कहानी, उसकी कहानी, उसके भाई की कहानी, इन कहानियों को आपने एक किताब में पिरोया। अब यहां इस फिल्म में भी अतीक अहमद के कैरेक्टर का यूज हुआ, मतलब वो अतीक अहमद के जो उसका मर्डर हुआ, उस घटना के वीडियो का भी जिक्र हुआ, उसके कैरेक्टर को भी दिखाया गया। अब उस पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब आज समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि भाई वो अपना दल में भी थे, समाजवादी पार्टी में भी अतीक अहमद था, उसको आईएसआई का एजेंट बताया और कहा कि अतीक बाहर हो या अंदर, अतीक जब तक है तब तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्या कैरेक्टर और क्यों ऐसी बात कही जा रही है, कितनी ऑथेंटिक है? बड़ा छोटा सा जवाब है इसका। आप जैसे ही फिल्म देखने जाएंगे तो मेकर्स, प्रोड्यूसर, पार्टनर्स, इनके लोगो दिखाने के बाद एक डिस्क्लेमर आता है, जो डिस्क्लेमर लगभग 70-80 सेकंड का है कि इसमें जानवरों को कष्ट नहीं पहुंचाया गया है, बच्चों के संग कोई ज्यादा हिंसा नहीं हुई है, सारी चीजें अच्छे से की गई है, इसका कोई भी जीवित और मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, सारे पात्र काल्पनिक हैं, घटनाओं का भी। अगर आप इस 70-80 सेकंड के डिस्क्लेमर को ध्यान देंगे तो फिर कोई अतीक नहीं है, फिर कोई अतीक नहीं है, क्योंकि आप इस पे रहिए। ये खुद को फिक्शनल बताते हुए एक नॉन फिक्शन कहानी है। जैसे अजीत डोभाल के नाम पर इसमें जो कैरेक्टर है उसका नाम अजय सान्याल है। अब अजय सान्याल एक फिक्शिशियस कैरेक्टर है। वो फिक्शिशियस कैरेक्टर तुरंत नॉन फिक्शन तब हो जाता है जब वो अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि लगता है अब ऑपरेशन ग्रीन चलाना ही पड़ेगा, और ऑपरेशन ग्रीन चलाने के लिए वो फोन मिलाता है। इधर अब नॉन फिक्शन आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद। क्यों? करेक्शन वहां से जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान से 60,000 करोड़ की फेक करेंसी यहां आ रही है। तो यहां तक तो फिक्शन मान लिया गया, लेकिन जैसे आप नरेंद्र मोदी को लाते हैं वहां सब नॉन फिक्शन हो जाता है। जैसे पहले पार्ट में आपने सब कुछ दिखाया, लेकिन बॉम्बे अटैक को नॉन फिक्शन बताया, फिक्शन बताया, लेकिन उसको नॉन फिक्शन तब कर दिया जब उसकी रिकॉर्डिंग सुनाना शुरू कर दी। और वो तो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है। ठीक, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से जो चीजें बताई गई हैं, जैसे पाकिस्तान के तमाम सारे वो कैरेक्टर हैं जो उन्होंने ओरिजिनल दिखाए हैं, तो आपको एक स्टेबल लेवल ग्राउंड पर रहना पड़ेगा। जैसे वो संजय दत्त का कैरेक्टर, अरे कौन सा कैरेक्टर? डकैत का कैरेक्टर, रहमान डकैत का कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर तो बिल्कुल वैसे ही दिखाए उन्होंने, लेकिन उसको बताया फिक्शन है। अब ऐसे डिस्क्लेमर के साथ जो कहानी दिखाई जा रही, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन है, क्योंकि डिस्क्लेमर की लास्ट लाइन थी कि इस फिल्म को देखते वक्त
दर्शकों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की सख्त हिदायत दी जाती है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अब तो इसके लिए तो फिर आपको डिस्क्लेमर का प्रिंट आउट देना पड़ेगा लोगों को वहां, कि आप पढ़ते रहिए और पिक्चर देखते रहिए। ठीक है, तो के बाद ये इस स्टाइल से वो पिक्चर बनाई गई है। हम किस चीज से सबसे ज्यादा हेट करते हैं? कम से कम पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से जरूर करते हैं। बिल्कुल, यूं भी करते हैं, लेकिन इस बात पर भी करते हैं। ब्लीड इंडिया फ्रॉम सेवरल कट्स, ये किसने बोला था? ये बोला था जियाउल हक ने। और तब जियाउल हक ने कश्मीर में मुजाहिदीन भेजे, साउथ में लिट्टे को फंड किया, पाकिस्तान में लाए वो खालिस्तानी आतंकियों को, इधर बोडो को किया नॉर्थ ईस्ट में, और हर जगह से इंडिया को ब्लीड करना शुरू किया। ब्लीड इंडिया फ्रॉम सेवरल कट्स का डायलॉग इसमें किसने बोला है? जो मेजर इकबाल बना है, जो बेसिकली इलियास का कैरेक्टर है। ठीक है, कौन इलियास? जो मुंबई धमाकों में लगातार सैटेलाइट फोन पर बात कर रहा है। ठीक है, हाँ, टेररिस्ट से। अब हमारे अंदर एक ग्रज है, हमारे अंदर एक भावना है, हम इन कैरेक्टर्स को नेस्तो नाबूद होते देखना चाहते हैं। तो जब आप नेस्तो नाबूद होते देखना चाहते हैं ना, तब आप एक दर्शक बनते हैं। तो फिर आप रियल जोन में जाने लगते हैं, टीजी हो जाते हैं आप टारगेट ग्रुप हो जाते हैं कि ये ग्रुप हमारी पिक्चर देखेगा। आप समझ रहे हैं? जैसे मेरा टारगेट ग्रुप यंग ब्लड है, तो मैं आज की भाषा में लिखता हूं कहानी, इंग्लिश इस्तेमाल करता हूं, जो आज की स्लैंग है वो इस्तेमाल करता हूं, ताकि देखे। जैसे गांधी जी को समझाने के लिए कोई फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल काम है आज की जेन जी और नई जनरेशन के लिए, तो मुन्ना भाई पैदा करना पड़ता है। तो मुन्ना भाई जब कमिकल लोचा करके गांधी जी को समझाता है, तो आज के दर्शकों को समझ में आता है। कुल मिला के अगर ये कागज मैंने आपको पकड़ाया, थोड़ी देर बाद इनको पकड़ाया, थोड़ी देर बाद इनको पकड़ाया, सड़क पे खड़े पकड़ाते हैं, हर आदमी उसको देख के फेंकता है, आप इसको मोड़ के दे दीजिए किसी को, हर आदमी उसको खोल के देखिएगा। ये तरीका है। तो एक टीजी क्रिएट किया गया पहले। अब उस टीजी क्रिएट करने में सारी घटनाएं उठाई गई। क्या? बॉम्बे अटैक, उरी अटैक, नोटबंदी, दाऊद इब्राहिम, अतीक अहमद, सब कुछ उठाया गया, सारी कड़ियों को जोड़ा गया, और उसके बाद इस फिल्म को बनाया गया। एक बात बहुत साफ कह दूं, मुझे फिल्म बहुत शानदार लगी, क्योंकि मैं फिल्म को फिल्म की तरह देखता हूं। मेरे लिए मतलब नहीं, मैं ये फिक्शन है। हाँ, मैं मानता हूं फिक्शन है। भाई फिक्शन नहीं होता तो पान सिंह तोमर कैसे बनती? क्या पान सिंह तोमर की कोई स्टोरी जानता था? नहीं जानता था। क्या मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख थे, इसके अलावा कोई कुछ जानता था क्या? नहीं जानता। रियल स्टोरी क्या थी, कैसे वो पाकिस्तान में रहने वाले थे, कैसे पाकिस्तान में रहने वाले थे, कैसे वो डरते थे, कैसे वो गए तो एक लड़की के चक्कर में फंसे और रेस हार गए। ऐसे बहुत सारी कहानियां आई, लेकिन हम उनको जानते नहीं। इस कहानी में जो रिसर्च किया गया है, शानदार रिसर्च है। और इस कहानी को जिस जमीन पे डाला गया है, वो जमीन नहीं है। उस तरीके से इस फिल्म को दिखाया गया है। आप जाइए, आपको मजा आएगा कि जो टेलीविजन पर दिखाया जाता था कि हमने सायरन बजा के ब्रेकिंग न्यूज, हमने कराची पर कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद फतेह कर लिया, मुनीर को हमने गिरफ्तार कर लिया, यही न्यूज आ रही थी ना। अच्छा मुझे बताइए, बाकी सारे लोगों ने माना कि हाँ ये टीवी के टीआरपी कंपटीशन में ये गड़बड़ हो गया, लेकिन वो गड़बड़ हो क्यों रहा? वो गड़बड़ इसलिए हो रहा था कि वो चाहते थे कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिले तुरंत दिखा दे, झूठ हो सच हो, क्योंकि दर्शक देखना चाहता है। ठीक, वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो जब आज का दर्शक वो देख रहा है आपका टेलीविजन, तो उसके अंदर एक थ्रस्ट है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद फतेह करते हुए, कराची को जीतते हुए, मुनीर को पकड़ के घसीट को, वो देखना चाहता है वो वार जब हमने पाकिस्तान के 71 सैनिक वापस कर दिए थे, 71 और 65 की लड़ाई, सारी जमीन वापस कर दी थी। वो देखना चाहता है, देख नहीं पाया। जो नहीं देख पाया तो एक थ्रस्ट रह गई, उस थ्रस्ट को
इसमें शांत कर दिया जाए। और पर दाऊद इब्राहिम या अतीक अहमद जैसे कैरेक्टर्स को या उनकी तरह के कैरेक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व करके स्टोरी को ज्यादा रियलिस्टिक, ऑथेंटिक दिखाने का भी कहीं ना कहीं डायरेक्टर का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टोरी राइटर का। ओसामा बिन लादेन कौन है, कहां है, कैसे पूरे दुनिया पे उसने आतंक मचा रखा है, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। वो ओसामा जिसको रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में अमेरिका ने इस्तेमाल किया, अमेरिका ने उसको वेपन दिए, फंड किया, सब कुछ किया, वो ओसामा रशिया को भगाने में कामयाब रहा। उसके बाद ओसामा को लगा कि जब रशिया को भगा सकते हैं तो किसी को भगा सकते हैं। तो अब अमेरिका उसको अपने हिसाब से रखना चाहता था। उसने कहा तुम्हारे हिसाब से नहीं रहेंगे। तब वो किसका दुश्मन बन गया? अमेरिका का। वो जो जहाज टकराते हैं उससे वहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से, आपने कभी ऐसा विजुअल देखा था? जब नहीं देखा तो थ्रिल लगता है। जब आज भी सामने आता तो देखते मैं बड़ी कायदे की कहानी पे आ रहा हूं। फिर उसके बाद ओसामा कहाँ है, ओसामा अचानक ओसामा क्वेटा में मिलता है, एक बंकर के अंदर छिपा हुआ। वहां मकान था, हाँ मतलब ऊपर मकान, नीचे भाई साहब वहां मिलता है। और क्वेटा का वो इलाका जहां मिलिट्री है आसपास, पूरा पाकिस्तानी वाला इलाका है। ओसामा वहां से उठा, लोगों में ओसामा को देखने की एक छलछलाहट थी, छटपटाहट थी। उन्होंने ओसामा को देखा, लोगों ने मत्था कहां पीटा, यार कहां फेंके ओसामा, ये छटपटाहट रह गई। ये विजुअल वो देख नहीं पाए, कहां गया, कौन से समुद्र में किस जगह फेंका गया ओसामा को, ये एक थ्रस्ट रह गया। अब आते हैं दाऊद इब्राहिम पे। इस देश की पीढ़ी बड़ी हो गई दाऊद 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 दाऊद, 90 से सुन रहे हैं दाऊद दाऊद, ठीक है, बॉम्बे अटैक, दुनियादारी, सब कुछ दाऊद। हर बात के पीछे दाऊद का नाम आता रहा। दाऊद फिल्मों से वसूली करता था, दाऊद के पैसे से फिल्में बनती थी। उस आजा में मैच देखते हुए दिखाई पड़ता था फिल्म। कौन नहीं दिखता? अनिल कपूर, गोविंदा, न जाने सब लोग दिखाई देते। लेकिन वही दाऊद है जिसके इशारे पर अबू सलेम ने शूटर सप्लाई करा के गुलशन कुमार की हत्या कराई, ठीक है। वो दाऊद मुंबई अटैक के बाद मोस्ट वांटेड हो गया। टेलीविजन चैनल दाऊद के वीकली हाइडआउट्स बताने लगे कि आज वो यहां है, आज वो यहां है, आज वो है। तो दाऊद की एक हाइप क्रिएट हो गई। अब फिर वही बात है, जब ये हाइप क्रिएट हो जाती है तो मोस्ट वांटेड कैरेक्टर हो जाता है जिसको हम देखना चाहते हैं। हर आदमी अब कैसा दिखता है 10 साल बाद, कैसा दिखता है, वही एक फोटो है उसकी ऐसे करके, उसके बाद कोई फोटो उसकी आती नहीं है, तो लोग देखना चाहते हैं कि दाऊद है कैसा। आप किसी को देख लीजिए, हर आदमी पूछता है दाऊद जिंदा है कि मर गया, दाऊद जिंदा है कि मर गया। इंडियन एजेंसीज ने बहुत सारे काम कर दिए। हाँ मतलब पाकिस्तान के अंदर घुस के कितने टेररिस्ट कैंप, कितने टेररिस्ट को उड़ा दिया, खत्म कर दिया, सब कुछ कर दिया ना। और एजेंसीज ने भी बहुत कुछ कर दिया। दाऊद की थ्रस्ट बरकरार रखी, ठीक है। वो दाऊद की जो थ्रस्ट है, वो दाऊद की थ्रस्ट आप उस टारगेट ऑडियंस को और बढ़ाती है, उस टारगेट ग्रुप को और बढ़ाती है। एक और दर्शक हमको मिलता है जब सिटिंग होती है ना, कहानी की जब सिटिंग हो रही होती है ना, तो उसमें आते हैं बॉस दाऊद को रखते हैं। छोटी सी एक बीच में एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। एक फिल्म आई थी फैंटम। फैंटम जब आई, वो फैंटम पाकिस्तान जाता है और मुंबई अटैक के सारे लोग, 3 लोग थे, एक हेडली था, एक वो था अजहर मसूद और एक और वो क्या नाम उनका, मौलाना, हाँ नाम बताइए उनका, जिनके यहां भी अटैक हो गया। कई लोग नहीं वो तो अजहर मसूद हो गए। अरे एक और है ना, लश्कर तैयबा वाले, हाँ दिमाग से नाम उतर गया। चलिए, तो उन तीनों की हत्या दिखा दी उसमें कि तीनों उस जासूस ने पकड़ के मार दिए। सिंपैथाइज हो गया, मर गया। हाँ मतलब अब रियल में दिखे ना दिखे, स्क्रीन में निपट गया। इसके बाद निखिल अडवाणी की एक फिल्म आई डी डे। पाकिस्तान में प्लांटेड एजेंट आखिरकार दाऊद इब्राहिम को पकड़ के बॉर्डर पे ले आते हैं और यहां से तय करते हैं कि अगर इसको ले गए तो पता नहीं बचेगा कि क्या होगा, यही मार देते हैं।
कहानी खत्म करते हैं। तो वो दाऊद को मार देते हैं। यहां गोली पड़ती है और दाऊद मर जाता है। उस थ्रस्ट को सिंपैथाइज किया पिक्चर बनाने वालों ने, फिल्म बनाने वालों। इस बंदे ने उससे 4 कदम आगे का सोचा। दाऊद को जिंदा दिखाया और दिखाया कैसे बचा है ये। दाऊद को वो दिखाया है कि दाऊद किसी बीमारी में ग्रस्त है, हर समय उसके ऑक्सीजन लगी है, मतलब असहाय है, कमजोर है, पूरा कमजोर है, बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसका कार्डियोमीटर और उसके वाइटल्स चेकअप के लिए हर समय वहां डॉक्टर मौजूद। बोलते बोलते हाँफने लगता है, ऑक्सीजन मास्क लगाने लगता है। लेकिन एक चीज दिखाइए लगातार, इंडिया में जो कुछ हो रहा है उसको सब पता है ना, वो सब वही कर रहा है। यानी हर चीज की घटना के पीछे चीज दाऊद इब्राहिम ही बैठ के कर रहा है। वही बता रहा है कि यहां पे ऐसी फंडिंग करनी है, वही बता रहा है यहां टेररिस्ट भेजने, वही बता रहा है कि यहां हमला होना है, वही बता रहा है कि इस जगह पे ये कांड होना है। सब दाऊद बता रहा है। अब जब दाऊद ये बताता है तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि इस फिल्म में दिखाए गए सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका किसी मृत या जीवित व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो जब ये दिखा देते हैं तो सब एडजस्ट हो जाता है, सब एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसे एडजस्ट कर दिया गया। पर ये जैसे अतीक वाला वीडियो है, अब वो वीडियो आपको ही पता है कि ओरिजिनल घटना में भी वैसा ही वीडियो था। जैसे आपने भी जब कसारी मसारी लिखी है, उस वीडियो को देख के लिखी। हाँ, क्योंकि कहानी वहीं से एक तरीके से शुरू होती है, वही उसका कब्रिस्तान, वहां से उसी के नाम की कसारी मसारी पर कहानी है। पर जब वो दृश्य दिखाते हैं, उस वक्त भी जब वो दृश्य दिखाते हैं, मतलब एक्चुअली अतीक की हत्या किसी जेल में हो गई होती, अतीक की मौत किसी हार्ट अटैक से हो गई होती, शायद वो नैरेटिव नहीं होता जो उसकी हत्या ऐसे सरेआम हुई उसके भाई के साथ। और किसने मारा? नए जैसे, मतलब जिनके पास 4 मुकदमों की भी हिस्ट्री सीट नहीं थी, ऐसे लड़कों ने उसको ढा दिया। देखिए ऐसा है, एक छोटा सा चीज बता दूं। कसारी मसारी लिखने का आइडिया ऐसे आया कि जैसे वो विजुअल मैंने टीवी में देखा तो मैंने ऐसा वीडियो तो कभी देखा ही नहीं था, किसी ने नहीं देखा था, नहीं देखा था। ठीक। दूसरी बात आती है कि मेरी किताब में जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या, जेल में मुकीम काला की हत्या, सुनील दुजाना का एनकाउंटर, राठी और भाटी गैंग का पूरा कैसे इस्तेमाल रहा, पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए ये हथियार कैसे आए, इरफान खुर्जे वाला जो हथियार का सप्लायर है देश का बहुत बड़ा, वो कैसे इन्वॉल्व है, कैसे टर्की मेड जिगाना पिस्टल अजरबैजान ईरान होती हुई पाकिस्तान से ड्रोन ड्रॉपिंग करके पंजाब में फेंकी गई। ये है कसारी मसारी। और 52 दिन की कहानी है कसारी मसारी, जिसमें उमेश पाल के मरने से लेके अतीक की हत्या तक के 52 दिनों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है कि कैसे मारा गया है। दूसरा इसमें पॉलिटिक्स है, तो ये पॉलिटिकल थ्रिलर है। अब आता हूं आपकी बात में, मिट्टी में मिला दूंगा, ये विजुअल जिंदगी में कोई नहीं भूल सकता जब विधानसभा में अखिलेश यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है, बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो चुके योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने खुद को प्रधानमंत्री की रेस में डाल दिया है, उस योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर पर दूसरी गवर्नमेंट आई। ठीक है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पे आई ना। उस लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे बड़ी चुनौती किसने खड़ी की? अतीक ने। कि उस कैसे विधानसभा चल रही थी, मैं दूसरी चीज बता रहा हूं आपको। विधानसभा चल रही थी, उसने तय किया कि उमेश पाल को चाहता तो एक गोली किसी आदमी को मोटरसाइकिल में 2 लोग भेजता, मरवाता। उसने गुड्डू बमबाज से कहा बम फेंकते रहना, इतना धुआं कर देना कि लोगों को पता चल जाए कि अतीक अभी जिंदा है, गब्बर इज बैक। इसलिए उतना पूरा ग्रेंजर क्रिएट किया उसने चुनौती दी, सीन क्रिएट किया। ये सीन होता है, उसने ये दिखाया। अब उमेश पाल का मर्डर याद आ गया आपको। अब आप आइए अतीक अहमद के मर्डर पे, वो मर्डर आपको याद आ गया। अब मुझे उस सीन को देख के क्यों किताब लिखने की वो आई, क्योंकि मुझे अफगानिस्तान में अहमद शाह का मर्डर
का वीडियो देखा हुआ था मैंने। जब उसके यहाँ जाकर के उसको पत्रकारों ने ही मारा, उसको नकली पत्रकारों ने मारा। ठीक, तालिबान उससे जीत नहीं पा रहा था पंजशीर का इलाका, उसका इंटरव्यू करने के लिए गए, उसका इंटरव्यू करने के बाद पत्रकारों ने मिलके मार दिया उसको। सब सुसाइड बॉम्बर थे तालिबान के, मर गया। तो मुझे वो चीज कोरिलेट की, रिसर्च में पाया कि जब इन लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही थी तो वीडियो दिखाया गया था वो वाला। अच्छा, ओके। अहमद शाह का पूरा कहानी दिखाई गई। जिनके पास 90 रुपए भूजा खाने के लिए नहीं थे, वो 9.5 लाख की पिस्टल चला रहे थे, और जो पिस्टल से ऑटोमेटिक गोलियां चला रहे थे, एक जुडिशियल कस्टडी में अपराधी था। मैं अतीक को रावण मानता हूं, यजीद मानता हूं, आप समझ लीजिए, उससे कोई मेरे वो सिंपैथी नहीं है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में था। कोई भी इस देश में कस्साब को भी 4 साल के न्यायिक सुनवाई के बाद फांसी की सजा दी थी। तो कोई कितना दुर्दांत हो, मानना यह कि इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं होती। तो अतीक को वो मारना, उसके बाद पुलिस के हाथ होल्स्टर तक न जाना, 3,500 से ज्यादा हाफ एनकाउंटर हो चुके, लेकिन पैर पे भी गोली नहीं मारी। रिपीट, 3,500 से ज्यादा हाफ एनकाउंटर हो चुके हैं, लेकिन वो ताबड़तोड़ तीनों लड़के अतीक और अशरफ को मार रहे थे, जो कि दोनों हथकड़ी में बंधे थे, एक ही। आज तक कोई अपराधी एक हथकड़ी में नहीं लाया जाता। मरे, पुलिस ने होल्स्टर में हाथ नहीं डाला, पैर में भी गोली नहीं मारी, और तब वो उनको पकड़ा जब उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया, जय जय श्री राम का नारा लगाते हुए। ठीक, 4 से 5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद, उसने वोट देके मनमोहन सिंह सरकार को तब बचाया जब परमाणु संधि पर लेफ्ट ने वॉकआउट कर दिया था। ठीक है, सोनेलाल पटेल, मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस के सलीम शेरवानी, अशोक वाजपेयी, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने उसको उसके खून से सने कपड़ों को खद्दर उड़ा दिया। इतना बड़ा कैरेक्टर था वो व्यक्ति जिसने मदरसा कांड किया था सिर्फ जमीन की डिजाइन खराब होने पर, वो उसको चाहिए थी। वो व्यक्ति जिसने राजू पाल सिटिंग विधायक को दौड़ा कर गोली मारी थी, बट नो वन किल्ड राजू पाल, नो वन हैज डन मदरसा कांड। इसके बाद ये विजुअल, मैं दुबई से लेके नॉर्वे, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, यहां सब जगह से मेरे पास उन लोगों के फोन आ चुके हैं, सबने विजुअल देखा हुआ है। इस विजुअल को कैच करने के बाद मेरे जैसा कहानी लिखने वाला तुरंत पकड़ता कि ये मेरा टारगेट ऑडियंस तो ये है ही, ये तो इस विजुअल का एलुब्रेशन देखना चाहता है। मैंने कहानी लिख दी। जब इतना सब कुछ अतीक के पास है, इतना माल है अतीक में, तो जो टारगेट ग्रुप था उसके लिए ये कहानी लानी थी। अब इसमें यूपी कैसे आता है, इस टेक्निकलिटी को बिल्कुल समझ ली। इसको बोलते हैं फिल्मोलॉजी। फिल्मोलॉजी, जब से फिल्म इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ है, जब से फिल्में बनी है, दिल्ली यूपी टेरिटरी जिसने जीत ली, उसने सब जीत लिया, बॉक्स ऑफिस जीत लिया। तो भाई साहब 2 सीन का अतीक है, 2 सीन का धुरंधर में अतीक है। आप देखिए कैसा नैरेटिव, ठीक है, लेकिन दिल्ली यूपी टेरिटरी पर एक मुद्दा, पर एक मसला खड़ा करने के लिए आदित्य धर ने सही दिमाग लगाया और अतीक को ऐसा कैरेक्टर बना दिया। 2 सीन का कैरेक्टर बनाया, लेकिन ऐसा बनाया उसने, मतलब जैसे पिछली फिल्म में रहमान डकैत की बात हो रही थी, अब इसमें अतीक दाऊद की बात हो रही है। अतीक दाऊद की बात हो रही। तो अतीक अहमद के अंदर वो मोटापा भी था, वो पगड़ी भी थी, वो बोली भी थी, वो जो अंदाज था, वो उसका अंदाज था, वो था, उसकी भाषा थी, उसका डायलेक्ट था, उसके मर्डर का सीन था, उसके विधायक और सांसद होने की हिस्ट्री थी, उसके 250 मुकदमों का पूरी कहानी थी, और अतीक एक फेमस कहानी हो चुका था। उस पूरी चीज को कैश करने के लिए जो टारगेट ग्रुप तैयार किया था, पहले पाकिस्तान, फिर दाऊद इब्राहिम, फिर दिल्ली यूपी टेरिटरी को कब्जा करने के लिए अतीक है। यूपी में कुछ नहीं दिखाया यूपी में, लेकिन यूपी की बात कर दी है, टच कर दिया, काम खत्म हो गया यूपी का, और अतीक के जरिए टच किया गया। अब उसको ISI का से भी संपर्क उसका बताया गया। आप कैसे साल से हैं पत्रकारिता में?
20 साल हो गया मुझे। आप मुझे बताइए कब आपने सुना कि अतीक अहमद आईएसआई का है? एक खबर बता दीजिए कब नहीं, सुना? मैंने तो आपकी किताब पढ़ी और उस किताब में जो हथियार ड्रोन से आया वो ISI ना, या इस तरह वो के। हथियार हत्यारों के पास आए। हाँ ठीक है, लेकिन मारा उमेश पाल भी उसी पिस्टल से गया है। नहीं, मैंने जो आईएसआई वाला, आईएसआई कह रहा हूं, जो मैंने पाकिस्तान से जो आया है, जो ड्रोन ड्रॉपिंग हुई वो है, 3 शूटर्स थे, वो 3 शूटर को मिला है। ठीक है, ठीक है। एक बात आती है कि उमेश पाल के जिस असलहों से मारा गया था, वो असलहे शायद उसी दोपहर में बरामद कराए गए हैं कसारी मसारी के एक छोटे से खंडहर में। उसमें ये कहीं बयान आया है कि हम आईएसआई से ही हथियार हमने मंगाए, आईएसआई के थ्रू। मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूं। एक टुच्चा सा गोश्त बेचने वाला, एक फालतू सा कंप्यूटर का मैकेनिक, एक डॉक्टर, अभी दिल्ली में बम कांड हुआ है, सीरीज छोटे छोटे स्लीपर सेल जो होते हैं ये रडार में आ जाते हैं। और अतीक 75-76 से क्राइम कर रहा है, सांसद हो गया, विधायक हो गया, इतनी हत्याएं, इतना सब कुछ कर दिया, आज तक कभी कोई रिपोर्ट नहीं थी कि वो आईएसआई का एजेंट है। उसने जो बयान दिया उसी में था कि वो आईएसआई से मिला, तब आईएसआई कहा। और आईएसआई अगर था तो 2016 में तो नहीं था, क्योंकि फिल्म में तो यही दिखाया गया कि इधर से 60,000 करोड़ रुपया जाना है, उधर अतीक अहमद कहता है कि अस्पताल में आज मेरी जांच है, और फिर उसके बाद बुलाते। तो नोटबंदी में मारा है अतीक, नोटबंदी में अतीक को मारा। अतीक तो 2023 में मरा है। तो फिर ये मिसमैच है। अतीक ड्रग का धंधा करता था, यहां से ओपनिंग सीन है कि अतीक ड्रग्स का धंधा कर रहा है। ड्रग्स का धंधा किससे कर रहा है? पंजाब से। पंजाब कौन? ड्रग्स का धंधा करने वाला सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां पे न जाने कितने माफिया ड्रग्स का धंधा। उड़ता पंजाब तो बना ही दिया फिल्म। फिर आता हूं कि इस कहानी का किसी मृत और जीवित व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। आपको अपना दिमाग लगाने की सख्त हिदायत दी जाती है। तो सारा खेल किसी भी व्यक्ति की फिल्म बनाना कोई उपकार का काम नहीं है। तो बिजनेस है, बिजनेस है। हमेशा बिजनेस पे बैठक होती है। कभी आपको साथ दिखता है कि प्रेजेंटेड बाय ये, प्रोड्यूस बाय ये, 20 कंपनियां होती हैं, सब मिलके आपस में तय करती है, और तय करने के बाद तय होता है कि इसमें इतना धंधा ऐसे आएगा, इतना धंधा ऐसे आएगा, इतने डिजिटल राइट बेचेंगे, इतने सैटेलाइट राइट बेचेंगे, इतने OTT राइट बेचेंगे, इनको म्यूजिक बेचेंगे, इन सब से हमको जो पैसा आएगा। तो कागज पहले तय होता है कि ये राइट्स इतने में बेचे तो ये पैसा तो इतना रिकवर हो गया। अब उसके बाद हमको अगर 100 करोड़ की फिल्म है तो जब वो थिएटर से 200 करोड़ कमा लेगी तब वो ब्रेक इवन पे आती है। पर जिस तरह मतलब जो कहानी, जैसे आपने कहा कि 2 सीन की कहानी है, हाँ, उसका इलेबोरेशन इतना बड़ा है तो क्योंकि कैरेक्टर बड़ा है, क्योंकि कैरेक्टर बड़ा है, उसका ग्रेंजर बड़ा है, उसका पॉलिटिकल कद बड़ा है। बट वो आईएसआई का एजेंट इतने सालों में कभी किसी ट्रेस कैसे नहीं हुआ, इस बात पर सवाल है। वो डिस्क्लेमर में बात वो डिस्क्लेमर में खत्म हो जाता है जाके। पर आपको क्या लगता है, मतलब सपोज ये कहानी अतीक की कहानी होती, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल भेज दिए गए, मुख्यमंत्री थे। शिबू सोरेन पैसा नगदी के चक्कर में जेल गए, और बहुत सारे नेता 2G 3G स्कैम में भी गए, कनीमोजी हो या वो, सब कुछ इस बंदे से के आईएसआई से कनेक्शन थे। और इसको तो आज तक एक भी मुकदमा नहीं हुआ था सिवाय उमेश पाल के अलावा, उसमें तो कभी कहीं किसी में सजा याफ्ता हुआ ही नहीं है। और ऊपर से तुर्रा ये तो आईएसआई कनेक्टेड था। तो मुझे कोई ये बता दे कि एजेंसीज क्या कर रही थी इतने सालों से, अगर अतीक आईएसआई का एजेंट था तो। वो धूमनगंज थाने में पूछताछ के दौरान उसने जब बताया तो उसने बताया कि मेरे आईएसआई एजेंट ने, मैंने उमेश पाल को मरवाने के लिए हथियार वहां से मंगाए होंगे। आईएसआई के ही किसी आउटफिट से, किसी फलाने एजेंट से उसने ले लिया तो मानता हूं, यहां आईएसआई से हो गया है कहानी।
और आईएसआई से संपर्क क्या उसने साबरमती जेल में कर लिया था बैठ के? आईएसआई से संपर्क होना एक और फिर वो कहानी है कि आप उस टाइम पीरियड आप देखिए, टाइम पीरियड कहीं क्या जाता ही नहीं हो टाइम पीरियड पे, असली बात पर आते हैं। चलिए लेट्स टॉक अबाउट अतीक। तो इतने सालों में आईएसआई से कभी उसका संपर्क संबंध साबित क्यों नहीं हुआ? आप यहां से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके कोई रिलेटिव थे जो मर्चेंट नेवी में थे। ठीक है, आप कहानी से सही कहानी बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन उनको कॉल करना एक भारी, ठीक है, हाँ यस भारी। ओके, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस देश में क्रॉस बॉर्डर कॉलिंग अगर कोई कर रहा है, एक बात आम आदमी, तो उस पर नजर रहती है, ठीक है? उसके बैंक अकाउंट्स पर नजर रहती है, कहीं से कोई भी फॉरेन मनी आ रहा है, क्लीन मनी है, आ रहा है, नजर। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब बदमाश है, सब बेकार है, सब खराब है, सब आईएसआई के एजेंट है, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक नजर रहती है, ठीक है? जब नजर रहती है तो ये बंदा मंगा भी रहा था, संपर्क भी उससे थे, वो ड्रग्स का धंधा भी करता था, वो हथियार सप्लाई का भी धंधा करता था, थ्रू आईएसआई करता था। इतने सालों में ट्रेस क्यों नहीं? उस पर कोई पोटा, कोई फलाना या कोई कानून कुछ नहीं लगा सिवाय गैंगस्टर के? क्यों नहीं लगा? आज एक फिल्म में आप दिखा देंगे कि वो ड्रग्स का धंधा करता था, वो नकली नोट का धंधा करता था, तो क्या नाम था उनका? दिलशाद बेग, मिर्जा दिलशाद बेग नहीं करते थे क्या? हाँ, तो खुलेआम सब कुछ करता था। वो तो मारे भी इसी अंदाज में गए ना। परवेश टांडा करता था, मारा गया, ऑपरेशन में मारा गया। बिल्कुल। तो इस तरीके से फेक करेंसी का काम करने वाले बहुत लोग करते, तो उसमें अतीक का नाम आज तक क्यों नहीं आया? ये सवाल है। मैं किसी अतीक का महिमा मंडन कर ही नहीं रहा हूं। वो तो अपराधी था, जमीन कब्जा अरे अपराधी था, एनकाउंटर भी नहीं हुआ, खैर उसका तो मर्डर हुआ, सब कुछ हुआ, ये बात क्यों नहीं आई आज तक? एक फिल्म आने के बाद ये बात क्यों आ रही है? तो मैं क्या करूं जो मैंने देखा है? मैं कैसे बताऊं कि, मतलब बता रहा हूं कि पंजाब से आया उसको मारने के लिए, तो वो किसने भेजा था? हाँ ठीक बात। वो किसने भेजा था? वो फिर कौन मंगाया, क्या है, कौन मंगाया था, सारी चीजें। फिर मैं क्यों ना सवाल उठाऊं कि गुड्डू मुस्लिम कहां है? मैंने कहानी 4 महीने पहले लिखी, 4 महीने बाद छपी, 1.25 साल से बिक रही है। अभी 8 महीने पहले गुड्डू मुस्लिम बांग्लादेश भाग गया, बांग्लादेश से भाग गया। मैंने तो उस किताब के अंत में लिखने से पहले, जब छपने के 4 महीने पहले लिख दिया था कि वो बांग्लादेश में। तो यानी मेरी इंफॉर्मेशन सही थी, क्योंकि भागा तो बांग्लादेश से, ठीक है? तो मैंने कोर ग्रुप में जाकर अंदर सारी जानकारियां निकाली है। अगर मैं कहता हूं कि उसका बेटा नेटफ्लिक्स ऑन करते ही पकड़ा गया है, क्योंकि फोन बदल चुका था, सिम बदल चुका था, सब कुछ हो चुका था, नेटफ्लिक्स का लॉगिन तो करना ही पड़ेगा, उससे पकड़ा गया। तो ये इतनी वाइटल इंफॉर्मेशन मुझे क्या था? मैं लिख देता फोन ट्रेस हो गया, फलाना हो गया, जैसे आमतौर पर लोग, आमतौर पर। मैं क्यों बताऊं आपको कि नेटफ्लिक्स ऑन करने से ऐसा हुआ था? क्योंकि नेटफ्लिक्स ऑन करने से ही पकड़ा गया था। गुड्डू मुस्लिम को सेफ कॉर्नर दिया गया। क्यों गुड्डू? चलिए एक काम कर देता हूं, बहुत लोग मुझसे सोशल मीडिया पर पूछते हैं, मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि जो आखिरी डायलॉग था अशरफ का, ये मेन बात क्या थी? तो उसने क्या कहा था? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम तब तक मर गया। सही बात यही थी कि सारा मसला उमेश पाल की हत्या का ठीकरा अतीक और अशरफ गुड्डू मुस्लिम पर ही ठोकने जा रहे थे। यह बिल्कुल सत्य है। और फिर समझिए कि गुड्डू मुस्लिम बचा गया, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम सब हाल पता जानकारी सब दे रहा था। और ये अतीक को अपने कनेक्शन से पता लग गया कि गुड्डू मुस्लिम ऐसा कर रहा, तो वही बात बताने जा रहा था। मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम और दाढ़ से गोली, ये मेन बात है, ये बताना बहुत जरूरी है। मतलब उसके बेटे के एनकाउंटर से लेकर के सारी चीजों का। अरे आप थिएटर जाके देखिए ना फिल्म, जैसे
अतीक अहमद के नाम पे आतिफ अहमद आता है। सब लोग अतीक अतीक अरे हॉल में ताली। हाँ। और जिस वक्त उसका इनकाउंटर होगा, हॉल में अगर 100 लोग बैठे हैं तो कम से कम 40 लोग ये चिल्ला रहे होते हैं, मेन बात ये है, मेन बात ये। पूरा मजा है थिएटर के अंदर। तो एज ए कहानी धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 इज वेरी कंप्लीट स्टोरी, डिफरेंट स्टोरी। इसने रीस्टार्ट कर दिया है पूरे सिस्टम को, ये अपनी जगह। लेकिन अगर उसके फैक्ट की बात करेंगे तो क्या पाकिस्तान से सिर्फ दाऊद चला रहा है सब कुछ? कुछ नहीं। तो फिर मुनीर तो बच्चे हैं सब उसके। ठीक बात है, ठीक है ना। सहबाज, फिर हम भी जान रहे हैं कि वही चला रहा है और हम उसको ठोक नहीं पा रहे हैं वहां जाकर के। हमारे सारे जेम्स बॉन्ड फेल हो जा रहे हैं। कहानी की लिबर्टी है, कहानी की लिबर्टी नहीं सर। पाकिस्तान, तेरे सर पे तरपाल तब आई थी अशरफ अली जब हमने 75 करोड़ दिए। ताली सुनिए ना। वो एक हिंदू मुस्लिम वाला डायलॉग भी है इसमें, कहता है हिंदू कट है। कट है। हाँ, वो तो सेंसर में चल गया कि हिंदू बड़ी डरपोक कौम है। वो कट है, वो कट है। वो हिंदू, अब हिंदू की भी जो टारगेट ऑडियंस है उसको कैच करने की बात करे, उसको ठीक करो, टोक दो उसको ठोक। ये वाला मसला है। आखिरी सवाल है, पहली फिल्म बनाने के बाद उसी तरह के प्लॉट पर दूसरी फिल्म यानी सीक्वेंस 1, 2 ऐसे बनाना मुश्किल होता है। और हमने कई फिल्मों में देखा कि वो नहीं भी कामयाब हुई, कुछ में देखा कि कामयाब भी हुई। जैसे बासेपुर तुलना होती है फर्स्ट सेकंड से, बाहुबली तुलना होती है फर्स्ट सेकंड की, बाहुबली कटप्पा वाली बात आखिरी में यहाँ, और फिर वो यहाँ उस प्लॉट पर ये फिल्म कहाँ है? नहीं, 7 घंटे का शूट है इस फिल्म का, 7 से 7.5 घंटे का शूट। वेब सीरीज टाइप फिल्म, एक बार में इतना शूट है। जितनी फिल्म आप देख रहे हैं शूट एक बार का शूट है। पूरा लियारी बनाया गया है, सब कुछ किया गया है, सारी चीजें खूब अच्छा, वेल रिसर्च पिक्चर है। ये पूरी फिल्म एक साथ शूट की गई है। तो कहानी भी पहले से तय थी कि इसमें अतीक और दाऊद इनको ले आना है, ऐसे करना है? उसी बात पे आ रहा हूं। ये पूरी कहानी एक साथ शूट की गई। इस कहानी को जब शूट की गई तो इसमें कुछ वेस्ट तो निकाला गया, लेकिन ये पाया गया कि इसको 2 हिस्सों में दिखाते हैं, तो लिहाजा करते हैं 3.5-4 घंटे में अलग अलग बांट देते हैं इसको 2 हिस्से में बांट दिया। पहली कहानी हमजा की, दूसरी कहानी जसकीरत सिंह रंगी की। जसकीरत सिंह रंगी कौन? उरी पिक्चर में वो जो लड़की हेलीकॉप्टर चला रही है वो बताती है कि मेरा भाई शहीद हुआ था, उसका नाम था जसकीरत सिंह रंगी। वो जसकीरत सिंह रंगी कैसे एजेंट बन के जा रहा है, कहानी इसकी है। तो ये कहानी यहां से शुरू होती है। अब आते हैं आपके इस बात पे कि ये अतीक कहां से आया, तो कहां से आया। अब इसमें एक बात है, पिक्चर की शुरुआत में ही आपको एक चीज दिखाई देगी कि आखिर आपने रहमान, वो पूछता है एसपी चौधरी से, मेजर इकबाल, कि आपने रहमान डकैत को क्यों मार डाला, पूछता है। तो बीच में जो इसकी पूरी जानकारी आई थी कि एक जमीन थी 700 करोड़ की, वो जमीन रहमान डकैत के मिलने वाले की थी। उस पर दाऊद इब्राहिम ने कब्जा कर लिया, दाऊद इब्राहिम के आदमी ने कब्जा कर लिया, ऐसा मान लीजिए। हजारों करोड़ की जमीन थी। तो रहमान डकैत ने उस आदमी को जो दाऊद का था उसको उठा के कैप्चर कर लिया। दाऊद इब्राहिम दब गए। अब देखिए, वो दाऊद इब्राहिम जो पूरा इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं वहां बैठ के अकेले, वो रहमान डकैत से डर गए। उन्होंने कहा मेरा आदमी छोड़। और इसमें गाली गलौज भी हुई। तो रहमान डकैत को बाकी छोड़ने जा रहा था, पर उसको गाली बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने दाऊद इब्राहिम के उस आदमी को मार दिया। ये कहानी आई, ये कहानी पूरी उसमें बता दी गई। ये एक फैक्चुअल एडिंग है, ऐड किया गया। अब आइए, बांग्लादेश में अभी एक लड़का जला दिया गया था, समथिंग दास करके जला दिया गया। उस पर आरोप था कि उसने कुरान फाड़ी है, इसलिए उसको जलाया गया। ये एक एडिट सीन उसमें नया जोड़ा गया। उसमें एक नया जोड़ा गया। तो ये समझ में आता है कि प्लॉट जो है वो रीडिजाइन हुआ। उसमें ये समझ में आता है कि थ्रस्ट कहां कहां पैदा हो रहा है, लोगों को क्या क्या चीजें खराब हो रही है, जिसको लेके लोग गुस्से में कि अरे यार हम बांग्लादेश में जाके कुछ नहीं कर पा रहे, अरे यार हमारा आदमी मारा जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। वो अलग से सीन शूट किया गया, ये सब लगाया गया। ऐसे ही धीमे से अतीक आ रहे हैं, ऐसे ही दाऊद तो था,
दाऊद। कैरेक्टर्स का सिलेक्शन जो है वो उस पर भी बड़ी, वही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जो संजय दत्त जो रोल कर रहे हैं उनकी, मतलब एक्चुअल में जो कैरेक्टर था उसकी पत्नी का, और उसकी पत्नी ने कहा कि मैं और मेरा हस्बैंड जो मैं एसपी था, मैं संजय दत्त के फैन हैं, और उसने कहा कि वो जो ऐसे करता है, मतलब आंखें ऊपर तरीरता है, तो वो क्या मतलब संजय दत्त ही लगता है। और फिर वो दोनों ये भी कहते हैं कि हम दोनों की फेवरेट फिल्म खलनायक है, और खलनायक से ही हम संजय दत्त को पसंद करते हैं। आप देखने जाएंगे तो मुकेश छाबड़ा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मुकेश छाबड़ा का जब मैं नाम लेता हूं तो आप समझ लीजिए दंगल की ये बच्चियां जो आई थी मुकेश छाबड़ा लाए थे, तमाम वेब सीरीज, तमाम फिल्मों के सारे कैरेक्टर्स मुकेश छाबड़ा लाए, और इसके भी कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा है। जाइए फिल्म जरूर, और नवाज शरीफ का कैरेक्टर देखिए। नवाज शरीफ का कैरेक्टर देखकर आप कुर्सी से खड़े हो जाएंगे। इतना शानदार कैरेक्टर, इतना शानदार फेस बनाया भाई साहब, और किसी तरीके का कोई वीएफएक्स नहीं है, वीएफएक्स से चेहरा नहीं बनाया। क्या कैरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने दिए हैं, क्या शानदार कैरेक्टर दिए हैं। एक एक आदमी का हाव भाव चाल, मुझे लगता है कि इनकी क्लिनिक भी कराई है, मतलब क्लिनिक में इनको बहुत सारे सेशन हुए इनके, कैसे इनको बोलना है, कैसे क्या। अतीक का सारा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो पगड़ी गेटअप, अरे बहुत फोन पे बात करने का बहुत अंदाज। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे तो रियल वाला अतीक है, मैंने भी अतीक को रियली फोन पर बात करते कई बार। हाँ, बस वैसी बातचीत है। अतीक के एक वाक्य में 4 गालियां होती थी, 4 गालियां हैं इसमें। तो वो अतीक है इसमें, है मजेदार। पिक्चर बहुत शानदार है। फैक्ट्स की बात करेंगे तो उसमें कई सवाल है, लेकिन ये फिल्म है, जाइए टिकट खर्च करिए, और धुरंधर बहुत शानदार पिक्चर है, जाके देखिए। नहीं, और अतीक के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो कसारी बजारी पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैरेक्टर भी, कहानी भी, और क्यों उस कहानी को धुरंधर पार्ट 2 में लाया गया। हाँ, ये बात जो सर ने सही कही कि दिमाग अपना जो है वो बाहर रखिए, इत्मीनान से मजा लीजिए पिक्चर का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बहुमूल्य है, उससे पता चलेगा कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो आपको कितना पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।